Namaste Gurukulians, hope you are doing fine at home and studying continuously. This is my fifth video, that is part 5 of chapter number 18. The name of chapter is Body Fluids and Circulation. So this is for class 11th biology. Okay, in previous 4 videos we have completed the various components of blood, that is plasma and various types of cells, that is RBC, WBC and platelets. In second video we have differentiate blood and lymphatic system. Then in third video we have covered third and fourth video we have covered the basic structure and functioning of heart. Okay? Now this is the fifth video and today we are going to start with a topic named as ECG, electrocardiography. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती क्या है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कई बार बोलता है कि भाई अपनी ECG करवा के आओ, तो हमें क्या मिलता है, एक स्लिप मिलती है इतनी सी, उसके ऊपर सिर्फ आपके एक ग्राफ बना होता है, ठीक है, वेवी लाइंस होती हैं। तो हमें उसमें नहीं पता चलता कि भाई वो एक्चुअली है क्या ग्राफ, बट वो ग्राफ जो है वो डॉक्टर देख के समझ जाता है। तो उस ग्राफ के अंदर क्या होगा वो आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट बीट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसकी जो डेफिनेशन है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग ए सिंगल हार्ट बीट। हार्ट बीट होगी क्या, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था फोर्थ वीडियो में। हार्ट बीट में 2 हार्ट साउंड होती हैं, लब एंड लप, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है जब हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स बंद होती हैं, ठीक है। और सेकंड हार्ट बीट कब आएगी, जब आपकी सेम्युलर वाल्व्स वो क्लोज होंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस मेथड से जो ग्राफ बनेगा, द ग्राफ प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ग्राफी, और जो उससे ग्राफ बनेगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हमने कंफ्यूज नहीं करना। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब उस ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो बनाते हैं हम। So this graph has 3 waves. The first one is P wave, second one is QRS, this is QRS, this is P and this is T, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम T wave। अब क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और उसमें आपको मेंशन करना होगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है, ठीक है। या फिर नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि QRS किस चीज़ को डिनोट करता है, T
टी वेव किस चीज़ को डिनोट करता है या पी वेव किस चीज़ को डिनोट करता है। या एक तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि अगर किसी पेशेंट का जो QRS कॉम्प्लेक्स की जो वेव है ये वाली, अगर इसके अंदर शॉर्टनिंग है तो क्या वो नॉर्मल पर्सन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो नीट में क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला है पी वेव। पी वेव हमें क्या बताती है, मैं इसके साइड में लिखूंगा यहाँ पे, इट इंडिकेट्स आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सो जो एट्रियम होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन। तो दूसरे वर्ड में हम सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं, और इसको डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी एट्रियम। सो डीपोलराइजेशन अगेन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो डीपोलराइजेशन में मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन। तो पी वेव जो है वो किस चीज़ को डिनोट करेगी, आर्ट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। कोई भी वर्ड यूज कर सकता है नीट के एग्जाम में, या तो डीपोलराइजेशन कर लेगा या आर्ट्रियल सिस्टोल कर देगा या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम नहीं करता जनरली क्योंकि ये बहुत सिंपल वर्ड हो जाता है। सेकंड आ गया आपका QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स बताता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल या दूसरा नाम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का वर्ड जहाँ पे भी आ गया मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो तीनों वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि कोई भी वर्ड चूज कर सकता है वो। ठीक है, तीसरा आ गया आपका टी वेव। टी वेव क्या बताएगी, इट इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और डायस्टोल क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, इट इज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो और करके लिखते हैं इसको। दूसरा वर्ड हो सकता है इसका वेंट्रिकुलर, यहां था डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब होगा, जब सिस्टोल होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो अब क्या हो रहा है, सिस्टोल की बजाय डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, और उसके साथ हम डीपोलराइजेशन के बजाय हम लिखेंगे रीपोलराइजेशन, RE, रीपोलराइजेशन। और तीसरा नाम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो इस ग्राफ में से आपके ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब आ जाता है इसकी, ये कब होगा। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि भाई QRS क्या चीज़ डिनोट करता है। ये करता है इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होगा, जब हमने हार्ट का डायग्राम बनाया था। रफ सा डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे मैं, यहाँ पे SA नोड था, यहाँ AB नोड था। तो SA नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, इट विल बी रिसीव्ड बाय AB नोड। AB नोड से ये क्या करेगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर क्या था, बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज के थ्रू, परकिंजे फाइबर्स के थ्रू कहाँ पे चला गया ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स के पास, और वेंट्रिकल्स ने किया कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब AB नोड से थ्रू बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पास ऑन हुई तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। और QRS कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बना, ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सारी चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है,
अगर आपने बेसिक लॉजिक समझ लिया तो क्वेश्चन को चाहे कैसे भी घुमा ले आप नीट में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 3 टाइप की वेव होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट आर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बाय काउंटिंग QRS कॉम्प्लेक्स, कि किसी गिवन टाइम पीरियड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर कितने बार QRS कॉम्प्लेक्स आया। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स कितने बार आता है एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, एक हार्ट बीट है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस एक हार्ट बीट के अंदर एक QRS कॉम्प्लेक्स, और हमारी हार्ट बीट रेट क्या है 72 टाइम्स पर मिनट, तो उसके हिसाब से कितने QRS कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए थे 72। तो जो आपका वो इतनी बड़ी सी स्लिप आती है उसके अंदर पूरा वो 1 मिनट तक नहीं दिखाते, वो या तो 10 सेकंड का लेंगे या 20 सेकंड का लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उतनी ही यहाँ पे नंबर ऑफ QRS वेव होनी चाहिए, QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जस्ट बाय सिंपली काउंटिंग द QRS कॉम्प्लेक्सेस इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फिजिशियन बोलते हैं जनरल डॉक्टर को, फिजिशियन कैन एस्टिमेट द हेल्थ ऑफ हार्ट, कि हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्सेस काउंट करने हैं उसने। सेकेंड, it denotes working of heart valves। अब ये पॉइंट हमने क्यों लिखा, हार्ट की वाल्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो हमने बोला था कि जब यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड इस साइड पे है, बाइकस्पिड इस साइड पे है। ठीक है, तो जब ये दोनों क्लोज होंगी तो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है आपकी, और एक हार्ट बीट में 2 हार्ट साउंड होती हैं। ठीक है, तो ये वाली वाल्व्स प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये किससे पता चल जाएगा, यहाँ से, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करती होती तो यहाँ पे ये P वेव या QRS कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं। ठीक है, या बनता तो ये छोटा बनता। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉपरली शट डाउन नहीं हो पाई ये वाल्व्स, और नहीं होंगी तो क्या होगा, प्रेशर वीक बनेगा तो यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका ज़्यादा पीक पे नहीं जाएगा, वो शॉर्ट रह जाएगा। ठीक है, थर्ड फंक्शन है, it also indicates the health of heart tissues, specifically muscles। तो हार्ट की जो मसल हैं उसको क्या चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको ब्लड भी चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो वो हार्ट की मसल प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मसल्स वीक हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी। अगर मसल्स वीक होंगी तो नो डाउट फिर वही काम होगा, या तो P वेव आपकी शॉर्ट होगी या QRS कॉम्प्लेक्स आपका उतनी पीक नहीं बनेगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ग्राफ देख के जो फिजिशियन होता है हमारा जनरल फिजिशियन हम MBBS को बोलते हैं। ठीक है, MD करते हैं तो वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो सिर्फ एक ग्राफ को देख के वो आपकी हार्ट की टोटल फंक्शनिंग को बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इस ग्राफ को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस करवाऊंगा, ठीक है, विद स्ट्रक्चर, क्योंकि ये चीज़ हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। सो डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। तो उसके लिए पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ और डिफरेंस फिर आप लोग खुद बताओगे उसमें डायग्राम देखने के बाद। So I am making the diagram transverse section of artery first on left side, and on the right side I will draw the structure of transverse section of vein. ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम है। मेन डिफरेंस कहाँ पे आएगा वो मैं अभी मेंशन करता हूँ यहाँ पे। तो लेबलिंग में दोनों की सेम कर रहा हूँ। यहाँ पे दिस इज द आउटर लेयर, outermost. The name of this outermost layer is theca externa, ठीक है। थीका वर्ड जहाँ पे भी आता है मतलब लेयर की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज थीका एक्सटर्ना, ये वाली ला सबसे आउटरमोस्ट। सेकेंड वन इज दिस इज मेड अप ऑफ fibrous tissue, fibrous tissue। फिर मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेयर। So middle layer,
इट इज़ कॉल्ड एज थीका मीडिया, MEDIA, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल फाइबर्स बोल देते हैं, सिंपल मसल लिख दो। सो दिस इज द सेकेंड लेयर एंड नेक्स्ट द थर्ड इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन ये ऐसी ही मेम्ब्रेन है जैसे हमने एल्वियोलस के टाइम पे बनाई थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह भी हम इसको मान सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ येलो फाइबर्स। चौक ही बेकार है, येलो फाइबर्स। नाउ द इंटरनल मोस्ट लेयर ये, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज एंडोथीलियल लेयर, और इस लेयर की सेल्स को क्या बोल रहे हैं? एंडोथीलियल सेल्स। तो एक लेयर होगी हमारी थीका एक्सटर्ना, दूसरी लेयर होगी थीका मीडिया, और इन दोनों को मिला के इलास्टिक मेम्ब्रेन प्लस एंडोथीलियल लेयर, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? दिस इज थीका इंटरना, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड लेयर, और बीच में यहां पे क्या बच गया? दिस इज ल्यूमन, यहां पे भी दिस इज ल्यूमन। ल्यूमन वो एरिया है जहां से आपका ब्लड फ्लो करेगा। अब मेन डिफरेंस देखो यहां से कि फाइब्रस लेयर तो है वो दोनों में सेम है, थिकनेस उसकी, ठीक है। सेकेंड लेयर देखो मिडल लेयर, दैट इज थीका मीडिया। थीका मीडिया की लेयर जो मसल वाली लेयर है, दिस इज थिकर इन केस ऑफ आर्टरीज, वाइल दिस इज थिनर इन केस ऑफ वेन, ठीक है। तो ये वेन है इसके अंदर, ये देखो ज़्यादा मैंने मोटी नहीं बनाई, यहाँ पे ये मोटी है, ठीक है। तो ये थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा है और इसकी कम है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस इलास्टिक मेम्ब्रेन पे। द थिकनेस ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ येलो फाइबर्स, इट इज़ ऑल्सो हाई, मतलब ये ज़्यादा मोटी है, और यहाँ पे देखो इलास्टिक मेम्ब्रेन ये बहुत कम है, ठीक है। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन को थोड़ी सी मोटी दिखा देता हूँ, बट इट विल बी स्टिल थिनर देन आर्टरीज। थोड़ा सा मोटा दिखा देता हूँ इसको मैं, तो मोटी दिखाइए पर उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया इलास्टिक मेम्ब्रेन की थिकनेस में, मिडिल लेयर में भी डिफरेंस आ गया। फिर फोर्थ लेयर जो है आपकी, थर्ड लेयर का जो सेकंड पार्ट है एंडोथीलियल लेयर, वो ऑलमोस्ट सेम होगा, दैट दीज आर सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स विच आर जनरली लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स थी ये कौन सी थी? सर्कुलर मसल्स। तो अब जो मेन डिफरेंस है अब वो लिखते हैं हम यहाँ पे। So this is artery, transverse section of artery, and this is vein. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बनेगा? सबसे पहले आर्टरी स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं पहले, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज थीका मीडिया एंड कौन सी लेयर? इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन आर
थिकर, यहां पे लिख देंगे दोनों, दीज आर थिनर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो ल्यूमन है, आप देखो आर्टरीज का ल्यूमन जो है वो कम है, जहां से ब्लड फ्लो कर सकता है, जबकि वेन्स का ल्यूमन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थिकनेस ऑफ मसल लेयर, थिका मीडिया, वो कम है, इसलिए अंदर का जो ल्यूमन था वो चौड़ा हो गया। ठीक है, सो ल्यूमन इज हाई, यहाँ पे लिखेंगे ल्यूमन इज लेस। अब जहाँ पे मस्कुलर लेयर ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो तीसरा लिख सकते हैं इट कैन हैंडल हाई प्रेशर ड्यू टू हाई इलास्टिसिटी। ठीक है, बट उसके अंदर नहीं है ये चीज़, लो इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी की ज़रूरत क्यों है कि जब हार्ट ने पंप किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हुई तो पंप किया ब्लड को, तो ब्लड गया किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। तो जब पीछे से प्रेशर से आएगा तो क्या होगा? देयर विल बी प्रेशर ऑन किसके ऊपर? वॉल ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज के अंदर प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा, तो उसको झेलने के लिए उसके पास इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, ताकि उसकी जो वाल्व्स हैं वो ऐसे ऐसे कर सकें। वाल्व्स नहीं। फोर्थ, जो आर्टरी है हरदम वो मोस्टली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ। ठीक है, सो जनरली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, ये जरूर लिखना है आपने, पल्मोनरी आर्टरी। यहां पे डिफरेंस में क्या लिखोगे? जनरली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट सेम वही पल्मोनरी वेन। अब ये वाला पॉइंट हमने ऐसा क्यों लिखा? देखो आप स्ट्रक्चर, जो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें अगर आपको थोड़ा रिवाइंड करो अपना, तो यहाँ से आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी गई थी आपकी। ठीक है, सो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कहाँ से गया? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसलिए हमने लिखा है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। मतलब अदरवाइज तो क्या था? जनरली इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड लेके जाएगी लंग्स की तरफ, ठीक है, तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, बाकी सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पे कि ये जो वेन है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली यहाँ पे, जिसको बोला हमने यहाँ पे ये लंग्स की तरफ गई पल्मोनरी आर्टरी, मैंने यहाँ पे बना दिया लंग्स से आपकी दो पल्मोनरी वेन्स आई थी और वो किस में आके ओपन हुई थी? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू।
ऑक्सीजनेटेड क्यों हुआ? क्योंकि ये लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गई थी उस ब्लड की, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि वीन जो है उसके अंदर मोस्टली कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। नेक्स्ट डिफरेंस, दे आर जनरली डीप सीटेड। इसका मतलब है कि जो हमारी स्किन है, स्किन के पास से यहाँ पे जो भी हमें ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिखाई देती हैं, दीज आर वेन्स, दे आर प्लेस्ड सुपरफिशियली, ठीक है। जबकि जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा डीप में होती हैं। ये भी क्या है? हमारी एक एडेप्टेशन है, ताकि कोई चोट लगे तो आर्टरी के अंदर नुकसान ना हो, क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है, तो हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आर्टरीज आर डीप सीटेड, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? दीज आर सुपरफिशियली लोकेटेड। तो ये ऊपर होती हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट डिफरेंस, आर्टरीज जो हैं वो जनरली ब्लड कैरी कहाँ से करती हैं? दे विल कैरी ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। मोस्टली ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। पर यहाँ पे क्या होगा डिफरेंस? यहाँ पे पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आ रहा है? हार्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा हुआ? डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो इज फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। 6 डिफरेंस हो गए। एक डिफरेंस हो रहा है कि आर्टरीज के अंदर कभी भी वाल्व्स नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पंप हो रहा है ब्लड प्रेशर के साथ, ठीक है। तो बैक फ्लो होने का चांस इसमें बहुत कम है। तो 7वां पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, तो एब्सेंस ऑफ वाल्व्स, एब्सेंस ऑफ वाल्व्स, ठीक है। पर इसके अंदर प्रेजेंट है। 7वां पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, वाल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वाल्व्स प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा? जब इसके अंदर प्रेशर तो होता नहीं है वेन्स के अंदर, ठीक है। तो प्रेशर नहीं है तो वाल्व्स नहीं होंगी तो क्या होगा? ब्लड बैक फ्लो कर जाएगा। अब हमारे पैर से और हार्ट तक ऊपर की अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ब्लड फ्लो करना है और प्रेशर वहाँ पे लग नहीं रहा है, तो क्या होगा? वापस जा सकता है नीचे की तरफ। तो वहाँ पे क्या है? वाल्व्स हैं। वो वाल्व्स क्या करती हैं? बैक फ्लो नीचे की तरफ रोक देती हैं, ठीक है। सो वाल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब एक पॉइंट इसके साथ और भी बन सकता है अगर आपने बनाना है तो, कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, वहाँ पे प्रेशर नहीं होता, ठीक है। लिख सकते हो 8वां, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर और उस हाई प्रेशर को बियर करने के लिए इसके पास क्या है? मस्कुलर लेयर जो है आपकी मिडल लेयर थीका मीडिया, दैट इज थिकर। यहाँ पे 8वां पॉइंट क्या बनेगा आपका? ब्लड फ्लोज विद नेग्लिजिबल प्रेशर, प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
आर्टरीज एंड वेन्स। तो नीट के अंदर जो है ये आपके यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका यहाँ पे, या तो थीका मीडिया पे या आपकी इलास्टिक मेम्ब्रेन पे, कि थिकनेस किस में ज़्यादा है, क्योंकि ये हम चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ल्यूमन किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। नेक्स्ट टॉपिक, so next topic is सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल और डबल मैंने डिफरेंस तो पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। सो टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन होता कैसे है, एक थोड़ा डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, दिस इज द जनरल डायग्राम ऑफ हार्ट। अब इस हार्ट के अंदर देखो, यहाँ से जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था लेफ्ट वेंट्रिकल से, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड यहाँ से बॉडी टिश्यूज से आया, बॉडी टिश्यूज, सो बॉडी टिश्यूज से ब्लड आपका राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज विच टाइप ऑफ ब्लड, दिस इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट विल गो टुवर्ड्स लंग्स, दिस इज लंग्स। अब लंग्स से वापिस आया ब्लड इनटू लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजनेशन कहाँ पे हुई, लंग्स में हुई, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिसीव्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया आपका एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से बॉडी टिश्यूज। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करता हूं कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मैं उसको यहाँ पे डार्क कर देता हूँ।
तो यहाँ से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, पर इसके बाद ये क्या हो गया, दिस इज ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हमारे हार्ट के अंदर एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए हार्ट में 2 बार ब्लड आया। ठीक है, कैसे? पहले बॉडी टिश्यूज से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया और फिर बॉडी टिश्यूज के अंदर गया। तो हार्ट में एक बार पहले यहाँ से गया, फिर निकल गया, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ पे आया। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए हार्ट में से 2 बार आपका ब्लड फ्लो करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन है क्या? द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग ए कंप्लीट कार्डियक साइकिल, और सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं हार्ट बीट। ठीक है, तो 2 बार ब्लड फ्लो करना, इस चीज़ को बोल रहे हैं हम डबल सर्कुलेशन। अब ये जो पार्ट है आपका जो हार्ट से बॉडी टिश्यूज वाला है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एंड द अपर पार्ट दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे भी आ गया दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी साइकिल हरदम छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो लंग्स हैं वो आपके बिल्कुल हार्ट के पास ही प्लेस्ड हैं, इसने ज़्यादा दूर तक पंप नहीं करना। ठीक है, जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो बड़ा है, हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर गया ब्लड और वहाँ से वापस डीऑक्सीनेटेड होके हार्ट के पास आया। ठीक है, तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हरदम बड़ा होगा एज कंपेयर टू पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अगर हमने पल्मोनरी और सिस्टेमिक दोनों के अंदर डिफरेंस करना है तो एक लाइन और लिख सकते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 साइकिल्स दैट इज पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। अब दोनों के बीच में डिफरेंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे डायरेक्टली, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जो यहाँ पे डायग्राम उसी से देख के बनाते हैं डिफरेंस। सबसे पहली बात तो मैंने बोली पल्मोनरी साइकिल जो होगा सर्कुलेशन होगा वो आपका शॉर्ट होता है हरदम। ठीक है, एज कंपेयर टू सिस्टेमिक, क्योंकि उसने ब्लड कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, सिर्फ हार्ट से लंग्स दोनों क्लोजली प्लेस्ड हैं। ठीक है, सो दिस इज शॉर्ट सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज लॉन्गर। सेकेंड, इस सर्कुलेशन के अंदर जो लंग्स तक ब्लड गया कौन सी आर्टरी के थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेशन ब्लड वापस हार्ट तक गया। जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, दिस विल बी कैरीड बाई, दिस इज एओर्टा, और ये क्या है आपकी वीना कावा। तो अगर यहाँ पे आपने पूरा लिखना है तो हम लिख सकते हैं दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड होगा वो हाई प्रेशर से जाएगा या इसमें जाएगा,
इसमें कम प्रेशर से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही बनाते हैं, ब्लड फ्लोज with less pressure because it has to travel short distance। तो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। और इसी से रिलेटेड आपका वो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इसी वजह से यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है उसकी वाल की थिकनेस जो है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू थिकनेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसने पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर करना है तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर चाहिए कब होगा ज़्यादा प्रेशर? जब उसकी वाल्व्स ज़्यादा मोटी होंगी। ठीक है, तो सेकेंड डिफरेंस क्या बनेगा इसमें? ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, high pressure because blood has to reach all body parts। अब देखो हार्ट ने अगर ब्रेन तक ब्लड पहुंचाना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। सेम पॉइंट। थर्ड डिफरेंस में देखो, द ब्लड इज पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय लेफ्ट ऑरिकल। सो थर्ड डिफरेंस, ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आरवी, एंड received by left auricle LA। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो that it is pumped by right ventricle through pulmonary artery and received by left ventricle through pulmonary vein। तो पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा? ब्लड इज रिसीव्ड बाई वीना कावा एंड pumped through aorta, AORTA। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस, ये जो है आपका, ये क्या कर रहा है? ये वाला सर्कुलेशन, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स लंग्स। ठीक है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज एंड अगेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी गिवन टू हार्ट। तो फोर्थ डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सो इट कैरीज DOB, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जबकि ये क्या कर रहा है? इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी टिश्यूज। बस 1 मिनट रहिए सर। इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो यहीं से देख देख के आप पॉइंट बनाए मैंने यहाँ पे भी। ठीक है, तो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं इसमें। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से टॉपिक करे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, सेकंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, एंड थर्ड डबल सर्कुलेशन।
ठीक है। सो डबल सर्कुलेशन का फ़ायदा क्या है, कई बार एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हरदम इस साइड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हरदम इस साइड रहेगा, ठीक है। हार्ट के लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब दोनों ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इस ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी दैट विल बी अवेलेबल टू बॉडी टिश्यूज़, और अगर बॉडी टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा और उससे एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया डबल सर्कुलेशन का, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज़, ठीक है, टू परफॉर्म या फिर टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। तो आज ये हमारे 3 टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका करेंगे पोर्टल सिस्टम एज वेल एज वेरियस डिजीज़ रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। टिल देन बाय।